ठीक है बेटा, तो हम लोग ये समझ गए कि एक कंडीशन मिल रही है जिसमें फेवर है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को इन्वेंट होने के लिए। क्लियर। अब हम केमिस्ट्री में फिर से तुम्हें ले जाते हैं। एक हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या रोल होता है और एक्वस मीडियम का क्या रोल होता है। तुमने वर्ड सुने होंगे, एक्वस सॉल्यूशन, एनहाइड्रस कंडीशन, ये सब सुना है ना। एनहाइड्रस क्या होता है? फास्ट रिप्लाई करो ताकि एकदम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर समझ में आ जाए। प्रोटोप्लाज्म हमने मान लिया कि जो तुम्हारा सारा वाटर कंटेंट है वो प्रोटोप्लाज्म की तरह बिहेव कर रहा है और अर्थ तुम्हारी एक सेल की तरह बिहेव कर रही है। तो अब उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको नाउ एज्यूमिंग की मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें रिडक्शन हो रहा है, मेनली रिडक्शन हो। ठीक है, तो आप बताओ एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, एनहाइड्रस क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी जरा फास्ट बताओ। और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम किसी कंपाउंड को किसी क्रिस्टल फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं तो दैट इज एनहाइड्रस। उसके अंदर कोई वाटर कंटेनिंग नहीं होता है। क्लियर। तो वाटर मॉलिक्यूल वहां पे नहीं प्रेजेंट है, लेकिन एनहाइड्रस को जब हमें रिएक्शंस देखने होते हैं, एनहाइड्रस सॉल्यूशन, एनहाइड्रस कंपोनेंट का हमें रिएक्शंस देखना होता है, तो हम उसमें एक्वस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ सम एसिड या कोई बफर सॉल्यूशन हो या व्हाटएवर, हम उसको एक लिक्विड मीडियम देते हैं। तो अब हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं कि जो नो वाटर कंटेंट इन, हाँ करेक्ट करेक्ट है बेटा। तो जो हम कंडीशन हमारी प्रिमिटिव अर्थ की है वो कैसी है, वहां टेम्परेचर हाई है। हाई टेम्परेचर, हाँ करेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन को हाई करेगा। तो जो भी रिएक्शन हम एज्यूम कर रहे हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शंस जब हाई होती है तो कोई जो कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट है, जो भी केमिकल्स वहां पे प्रेजेंट है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई या लो? काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी उनके बीच में कौन सा फिनोमेना होगा, कोलेजन का। कोलेजन होने से क्या होता है, जो चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ मिक्सिंग है, मतलब बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग फॉर्मेशन होंगे, कोवलेंट फॉर्म होंगे या आयनिक बॉन्ड फॉर्म होंगे, जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन है उनके लिए काइनेटिक एनर्जी सीक्वेंस से समझते हैं। क्या हुआ, जो स्क्रीन ब्लैक करते हैं हम, और रिलेट करना है इन चीजों को बेटा अच्छे से। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है उसमें उसमें हमें कैसा कंडीशन दिख रहा है, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन हम सबको पता है कि फेवर्स द रिएक्शन। टेम्परेचर हाई चल रहा है, अभी कूल डाउन नहीं हुई अर्थ, तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर हाई है। ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर हाई लिख देते हैं, इट अगेन फेवर करता है। ठीक है, फिर हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर हाई होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मींस हमने जो एज्यूम कर लिया कि वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, उनके अंदर कुछ रिएक्शंस चल रहे हैं। उस रिएक्शंस को होने के लिए जो केमिकल्स वहां पे प्रेजेंट है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनके आपस की काइनेटिक एनर्जी हाई हुई। क्लियर, इंक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी तो उनके बीच में कोलेजन बढ़ेगा। कोलेजन हमेशा फेवर करता है किस चीज को, बॉन्ड को। ठीक है, जब मॉलिक्यूल बनना हो तो वहां पे कोलेजन फेवर करेगा। क्लियर, दिस ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी कोलेजन इंक्रीज एंड विच मोर कोलेजन मोर पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपके जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में रिएक्शंस के रेट बढ़े हुए हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अब एज ए रिजल्टेंट आपका क्या हुआ, मोर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो ऑब्वियसली नया मॉलिक्यूल बन गया, लिख दिया था शायद मैंने, तो न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर, बस सुनते जाओ, न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म्स हुआ। क्या हो सकता है ये, मतलब क्या कन्वर्जन हो गया, ये हो सकता है कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना हो, लार्ज इनऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ हो ये, या इट मे बी पॉसिबिलिटी कि ऑर्गेनिक हो गया हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना हो। तो हम इनऑर्गेनिक को भी छोड़ देते हैं क्योंकि हमें फाइनली ऑर्गेनिक की तरफ जाना है। तो क्या बना यहाँ पे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना।
क्लियर? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। अब ये मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस कर ले या ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, उनसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब इन मॉलिक्यूल्स में अगर एग्रीगेशन बढ़ जाए, एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाए, एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में ये बाइंड करने लगे, तो आपको क्या दिख रहा है कि अब आप माइक्रोमोलिक्यूल की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स बन गए, एग्रीगेशन से आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स बन गए। अब आपको पता है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स में कंडेंसेशन रिएक्शंस होंगे। ठीक है, वाटर रिमूव होने लगेगा और उस केसेस में आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको फाइनली जो बायोमोलिक्यूल चाहिए, जो मैक्रोमोलिक्यूल चाहिए, वो इस कंडीशंस में, और इन चीजों में टाइम लग रहा है। ठीक है, सालों लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने बस टेस्ट ट्यूब की तरह लिया है और वो काम करना है। ये पूरे अर्थ पे ये प्रोसेस चल रही है। इज इट क्लियर? ये थ्योरी समझ में आ रही तुम लोग को? रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल बने, मैक्रोमोलिक्यूल के बाद कुछ स्पेशल टाइप के एग्रीगेट्स बनते हैं, दैट आर कोएसरवेट्स। ठीक है, गाइडेड कोएसरवेट्स, इनमें इवोल्यूशन होता है, गाइडेड कोएसरवेट बनते हैं, उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक मटेरियल आएगा, अभी बना नहीं है, न्यूक्लिक मटेरियल ऐड हो जाए, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स बनने लगे। अब न्यूक्लियोटाइड्स जब बनने लगेंगे तो आपका सबसे पहला प्रोटोबायोन्ट बन जाएगा। पेन चेंज कर रही हूं मैं। ठीक है, सबसे प्रिमिटिव प्रोटोबायोन्ट बनेगा। कभी भी आपको क्वेश्चन में आए कि विच इज द फर्स्ट एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग, दैट इज प्रोटोबायोन्ट, नॉट प्रोकैरियोट। ये शायद पहले भी बताया हुआ है मैंने, इनको तो बता दिया। तुम लोग का सेल चैप्टर थोड़ा शॉर्ट में हुआ था। तो यहां से आपका क्या बनेगा? कोएसरवेट से फर्स्ट प्रोटोबायोन्ट। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया? और प्रोटोबायोन्ट इन्वॉल्व होंगे तो आपके क्या बनेंगे? प्रिमिटिव सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व हो जाएंगे। समझ में आया ये एटमॉस्फेयर में हो क्या रहा था? ठीक है, बैक टू आ जाते हैं हम लोग ओपेरिन हेल्डेन के रिएक्शंस को समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आप चार्ट बना लोगे और बेसिक्स लेक्चर में ये मैंने कवर किया था, पता नहीं तुम लोग को किया था कि नहीं, इनको कवर कर दिया। जस्ट अ मिनट, क्लियर है? तो ये आप फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल देख सकते हो। यहाँ पे मिथेन है, अमोनिया है, H2O, H2S, वाटर है, H2S भी होना चाहिए, कार्बाइड, CO2, ये सब चीजें प्रेजेंट है। आपको वाटर एवोपरेशन एंड कंटिन्यूअस रेन हो रहा है, वॉल्केनो से एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिक शॉक से आपको एनर्जी मिल रही है, यहाँ से गैसेस भी ओरिजिनेट होंगी, एंड यूवी रेज एंड कॉस्मिक रेज का भी उस वक्त इनकॉर्पोरेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, मतलब वो इनकॉर्पोरेट कर रही है अर्थ के सरफेस पे। क्लियर? तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन एंड लाइसिन प्रिमिटिव अमाइनो एसिड्स हैं, एंड सिंपल सुगर, इनका फॉर्मेशन हो गया। देन ये एग्रीगेट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक पॉलीसैकेराइड्स, फैट, न्यूक्लियोटाइड, आरएनए, प्रोटीन एंड डीएनए। आरएनए एंड डीएनए की पूरी आपको थ्योरी पता है कि आरएनए कैटालिटिक होता है और आरएनए में कैटालिस से ही डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? समझ में आई ये बात? रिलेट कर पाए चीजों को जो हम पढ़ा रहे थे? तो ना हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल आरएनए, कम फ्रॉम नॉन लिविंग। ठीक है, आपको पता है कि आरएनए प्रोटीन इंडिविजुअली ये नॉन लिविंग है। ठीक है, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। और जो अभी मैंने फ्लो चार्ट बनाया, वीडियो को बहुत स्लो करके उस चीज को ड्रॉ कर लेना, तुम लोग एक लंबे से पेपर पे अपना एरो बना के ड्रॉ कर लेना। द कंडीशंस ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया, etc. in 1953
अब इसको प्रूफ करने के लिए ओपेरिन हेल्डन ने तो थ्योरी दी थी, प्रूफ किया था मिलर ने। ठीक है, मिलर ने वो इक्विपमेंट बनाया था जिसमें उन्होंने यही टेम्परेचर को क्रिएट किया था, ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। तो इनके इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स बना दिए, यहाँ पे गैसेस का मिक्सचर रखा, वाटर, बॉइलिंग वाटर दे रहे हैं ताकि वो जो हमारे ओशन में वाटर है, जो हाई टेम्परेचर पे वाटर है, वो सारा मीडियम इन्होंने बना रखा था। और जो अभी मैंने रिएक्शंस बताए वो कुछ टाइम तक करते रहे तो इसमें उनको फॉर्मेशन दिखा। क्लियर। इनके बाद बहुत लोगों ने और एक्सपेरिमेंट किया और उसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया, तो उनमें और भी कई तरीके के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन रिपोर्टेड हुआ, इसलिए केमिकल इवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया और अब तक की ये थ्योरी एक्सेप्टेड है। क्लियर। तो 1953, 1928 या 26 में ओपेरिन ने दे दिया था इसको, 26, 28 में, 28। ठीक है, इस टाइम तक ओपेरिन हेल्डन की थ्योरी आ गई थी और इसको प्रूफ किया था स्टैनले मिलर ने 1953 में। एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड, अब देख लो तुम डीएनए के डिस्कवरी के, डबल स्ट्रैंडेड थ्योरी, उन सब चीजों के पास ही पहुंच रहे हो। अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन अ laboratory scale. He created electric discharge in a closed flask containing methane, hydrogen, ammonia and water vapor. He observed formation of amino acid. अब आपको बायोमोलिक्यूल पढ़े हुए सीक्वेंस पता है कि कौन पहले बनेगा। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट एंड फैट। एनालिसिस ऑफ मेट्रॉइड्स कंटेंट आल्सो रिवील्ड सिमिलर। मेट्रॉइड्स में जो उल्का खंड या उल्का कुछ बोलते हैं इनको, जो हिट करते हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे बाहर से, यूनिवर्स से हिट किए, तो उनके भी कंपोजिशन को अगर हम टेस्ट करें, एनालाइज करें कि उनमें क्या केमिकल्स प्रेजेंट है, तो सेम केमिकल्स वहां पे भी प्रेजेंट है, इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। और ये इंडिकेट करता है कि सिर्फ हमारे अर्थ पे ही लाइफ ओरिजिनेट ही नहीं हो रही है, हो सकता है कहीं और भी स्पेस में किसी और गैलेक्सी में, किसी और सोलर सिस्टम में भी लाइफ एग्जिस्ट करती हो। With this limited evidence, the first part of the conjectured story, that is chemical evolution, were more or less accepted. कोई डाउट यहाँ पे बेटा? अब ये सारी जो मैंने कथा सुनाई, इसको हम एक चार्ट में आपको, ये हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। ये इमेज बहुत क्लियर नहीं है, इसमें पूरा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, समरी ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो इसको ड्रॉ नहीं करेगा, सब ड्रॉ करोगे। ठीक है, फ्री एटम्स का फॉर्मेशन, देन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। ये फ्री एटम्स ऐसे नहीं है कि एटम तो फ्री होते ही नहीं है, मतलब रिएक्शंस के लिए फ्री थे। ठीक है, वो वाला रखना। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, complex organic molecules, then coacervates, then protobionts, then primitive cells. Clear? ठीक है, अब ये चीजें आपको पता है तो आप जस्ट इस चार्ट से नोट डाउन कर लेना। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आपको पता है। ये रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं आप नोट डाउन कर लोगे, ये अच्छे से आप नोट डाउन, सब चीज आपको एक पूरा, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, कई गुत्थियों को सुलझाएगा ये आपका, तो इसको आप नोट डाउन करोगे। क्लियर है? कोई डाउट इस पे किसी को? नेक्स्ट हम लोग ओपेरिन वाला देखेंगे कल के लेक्चर में, मिलर एक्सपेरिमेंट से जो प्रूफ हो रहा है। ठीक है, वो सब हम लोग कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये एक पेपर, रिसर्च पेपर के डेटा हैं कि ग्लाइसिन, सीरीन, मिथ्योनिन, एलानिन ऐसे एटमॉस्फेयर में फॉर्म होते हुए रिपोर्टेड हैं। इसके लिए फेवर कंडीशन क्या थी? हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक इरप्शन एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये मिलर के साइंस जो उन्होंने पेपर सब पब्लिश किया था 1953 में, ये डेटा होता है पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर वैसा, तो उसमें ये रिएक्शंस दिया हुआ है। इस रिएक्शन को भी नोट डाउन कर लोगे अलोंग विद दिस। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ये फ्लो चार्ट बनाओगे और उसके नीचे ये रिएक्शन नोट डाउन करोगे। क्लियर? और ये तुम्हारा स्टैनली मिलर सर है, उनका रियल एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, रियल इमेज है, तो इसको हम लोग कल देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो बाय, टेक केयर।